हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन हम स्टैटिक जीके की जो सीरीज लेकर आए हैं उसके तहत ही हम लेकर आए हैं, जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि हमने टारगेट किया हुआ है सीडीएस के एग्जाम के लिए, ताकि आपका रिवीजन जो है वो रैपिड रिवीजन हो सके और बहुत अच्छे से हो सके। तो उसके लिए ही हमने वीडियो लेकर आए हैं। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी अपकमिंग सीडीएस एग्जाम देने वाले हैं और दूसरे एग्जाम्स जैसे यूपीपीएससी, एसएससी, आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आज लिया हुआ है वो लिया हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जब भी हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कभी हमेशा जीडीपी से रिलेट करता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा क्या बताता है, चेंज इन जीडीपी को शो करता है। चेंज इन जीडीपी, जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है उसको शो करता है जीडीपी डिफ्लेटर। बेसिकली अगर मैं और इसमें बात करूं तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ही इसे यूज किया जाता है कि जीडीपी में चेंज कैसे आएगा जब भी किसी चीज के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, महंगाई आएगी या महंगाई कम होगी। तो दैट इज नोन एज, आपको पता है कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इसका एक परसेंट निकाला जाता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जीडीपी डिफ्लेटर के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जिसको हम बोल रहे हैं मेजर द इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल पॉलिसी। अब यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी की बात करी हुई है। जैसे कि आपको पता होगा जब भी हम पॉलिसीज का निर्धारण करते हैं तो पॉलिसीज बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और एक आती है हमारी फिजिकल पॉलिसी। तो जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और जो भी फिजिकल पॉलिसीज होती हैं ये गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। बेसिकली जब भी इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स यूज किए जाते हैं उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं, ठीक है। इनके तहत ही यहाँ पर देखा जाता है आरबीआई के द्वारा किस चीज को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन सही से हो सके। तो इन्फ्लेशन का टर्म किस में आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में। तो पहला तो हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। अब मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध ही मनी सप्लाई से होता है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट किसी भी चीज को कंज्यूम करने का काम नहीं करती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, आपसे टैक्स जरूर लेती है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर उसको यूज करती है। तो कंजम्पशन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल पॉलिसी से रिलेट क्या करेगा। तो एक तो टैक्सेशन रिलेट करता है और दूसरा उसका एक्सपेंडिचर रिलेट करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द। इंडिया में इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सही आंसर बताऊं तो फिलहाल तो WPI आप याद रखेंगे, WPI के द्वारा इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता रहा है। 2011 से 12 इसका बेस ईयर रखा गया था, बेस ईयर रखा गया था। लेकिन अभी देखा गया है कि CPI के द्वारा भी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा अभी तक मेजर किया जाता है, ठीक है। नया नया बोला गया है कि अब हमको WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेट करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अब CPI पर कर रही है। अब यहाँ पे CPI 2 दिए हैं तो आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर डायरेक्टली केवल CPI बस लिखा होगा तो आप CPI को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर CPI अलग अलग दिया है। या फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन को हम CPI कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस डूइंग रिपोर्ट होता है ये। इट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एवरी ईयर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। ये कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली रिपोर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको हर साल निकालती है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हर साल जारी करती है। नेक्स्ट आता है हमारा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स फैसिलिटीज अवेलेबल एट।
अब यहाँ पर देखिए SDR के बारे में बात की गई है। तो जब भी हम SDR के बारे में पढ़ते हैं तो SDR एक करेंसी का बकेट होता है या बास्केट होता है, बास्केट ऑफ एज करेंसीज। ठीक है, किसके लिए होती है? IMF के लिए होती है। बेसिकली जब IMF बना था तो उसमें ये निर्धारित करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि कौन सी एक करेंसी में ट्रेड किया जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो हमारा डॉलर में ही होता है, बट स्टिल बहुत सारी कंट्रीज ने डिमांड करी थी कि हमारी करेंसी को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो SDR है ये क्रिएट कब किया गया था? 1969 में। और यहाँ पर SDR में 5 करेंसीज को शामिल किया गया है। कौन कौन सी वो करेंसीज हैं? तो एक है आपका ब्रिटिश पाउंड, पाउंड स्टर्लिन जिसको हम कहते हैं। एक आ जाएगा आपका जापानीज येन, जापान की येन करेंसी। फिर एक आती है आपकी चाइनीज की युआन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनमिनबी, रेनमिनबी कहते हैं। देन फिर आ जाएगा हमारा यूरो, यूरोपियन करेंसी। देन उसके बाद आएगा US डॉलर। ठीक है, तो ये 5 आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। SDR करेंसी बास्केट पे इनको शामिल किया गया है IMF के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एनुअल पब्लिकेशन ऑफ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अगेन मैंने रिपोर्ट का ही एक और क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको याद होना स्टार्ट हो जाए। तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो मैंने वर्ल्ड बैंक की 2 रिपोर्ट्स आपको पढ़ा दिया है, दोनों रिपोर्ट्स आपको याद होना चाहिए। एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बताया। दोनों कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को ही स्टार्टिंग में IBRD के नाम से जानते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक के अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पर वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। प्लीज उसको जाकर एक बार देख लीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो मिलता नहीं है उसकी बात करी है। तो देखिए रबर के लिए थाईलैंड फेमस है, ऑलिव्स के लिए स्पेन फेमस है एंड शुगर केन के लिए ब्राजील फेमस है, लेकिन कॉफी के लिए मंगोलिया फेमस नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। और अगर मैं बात करूं तो कॉफी के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए ब्राजील फेमस है या फिर वियतनाम फेमस है। किस चीज के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। अगर कंज्यूम करने की बात करें कि सबसे ज्यादा कॉफी को कंज्यूम कौन करता है, तो US आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टेक्स पासेस थ्रू। अब इसका आपको सीक्वेंस बताना है। जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में फ्लो होती है वो कहां से और कैसे फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले हमारे लंग्स के थ्रू होती है, देन फिर हमारे ब्लड में जाती है और देन फिर वो हमारे टिश्यूज में आती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 1 एंड 3। पहले लंग्स में जाएगी, देन फिर हमारे ब्लड में जाएगी और देन उसके बाद कहां पर आएगी? टिश्यूज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं आपको। एक दिया हुआ है नेशनल बोटेनिकल के बारे में, कहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद सेंट्रल पोटैटो रिसर्च कहाँ पर मौजूद है, फिर सेंट्रल फॉरेस्ट कहाँ पर है और सेंट्रल राइस रिसर्च। अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, जब भी हम बोटेनिकल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है? लखनऊ में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट का तो 2 हो जाता है। तो हमारा आंसर इसी से निकल के आ गया 2, 1, 3, 4, है ना। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो ये आपको शिमला में देखने के लिए मिल जाएगा। राइस रिसर्च की बात करेंगे तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कटक में है ना। अब जल्दी से सेंट्रल राइस रिसर्च है, आप मुझे बताएंगे इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहां पर मौजूद है? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिखकर बताएंगे। उसके बाद सेंट्रल फॉरेस्ट आपको देहरादून में देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहां पर हमको दिया है रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रजनलैंड कमीशन रिपोर्ट, एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट। ये अलग अलग चीजें हुई थी, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जब भी हम रियो समिट की बात करते हैं तो ये 1992 में होती है। फिर हम ब्रजनलैंड कमीशन की अगर बात करते हैं तो ये 1987 में आता है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हमने जब बात करी है तो ये 1989 में आता है।
देन उसके बाद 1989 में आता है, और उसके बाद द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट जो है वो 1972 में आती है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, पहले ये आ जाएगा पब्लिकेशन ऑफ दिस, ठीक है, देन फिर सेकेंड ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी है व्हाट इज ब्लू कार्बन। अब यहाँ पे ब्लू कार्बन के बारे में बात करी गई है, तो कार्बन का ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था, तो इसलिए इसके आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ब्लू कार्बन क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा, ब्लू, ब्लू क्या होता है, वाटर होता है ना, तो इसको आप वाटर से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम है वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी सी ग्रास रहती हैं या मैनग्रूव्स रहते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं और कैप्चर करने का काम करते हैं, किसको, कार्बन को, कार्बन को कैप्चर करते हैं एंड होल्ड करते हैं अपने पास, कैप्चर एंड होल्ड करते हैं, इसलिए इनको हम और क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक भी इन्हें कहते हैं। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ब्लू कार्बन क्या होता है और कार्बन सिंक किसे कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। 2030 की बात करी है, तो इंडिया ने कौन से एसडीजी गोल के बारे में बात करी है, तो एसडीजी 6 जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी या सैनिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। टोटल अगर मैं एसडीजी गोल्स की बात करूं तो 17 गोल्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 which set the tone for environment movement in the world was written by, किसने लिखी थी ये बुक, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो ऑप्शन सी याद रखना है आपको, रेचल कार्सन, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, और वही ये एनवायरमेंट मूवमेंट के लिए एनवायरमेंट साइंस की बुक थी, एनवायरमेंट साइंस की बुक थी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव the common carbon matrix supported by UNEP has been developed by, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक कॉमन कार्बन मैट्रिक निकाला जाता है। तो ये पूछा गया है कि इसको डेवलप कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे डेवलप करता है, किस चीज को डेवलप करता है, ऑप्शन ए एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। वही है कि कितना भी अगर कोई एक इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा यूज कर रही है एनर्जी को और उससे कितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, या हम बोल सकते हैं कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया जा रहा है, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। अब देखिए जो WMO है इसका हेडक्वार्टर तो आपको जेनेवा में देखने के लिए मिल जाएगा, पहले ऑप्शन ए सही है। अब WMO जो है ये किसके तहत बनाया गया है, तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसका निर्धारण किया गया है। और अगर मैं IMO की बात करूं तो इसका गठन हुआ था 1873, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केम इनटू फोर्स इन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अक्टूबर 2010 में आया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें ये भी याद रखना है कि बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी केसेस होते हैं तो वो NGT में जाते हैं, तो एनवायरमेंट के जो भी केसेस हैं वो NGT में जाते हैं, भारत के केसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है during the mid-80s decade, the 20th country, the negative aspects of development were discussed at large. Which one of the following was not such important? तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करी जा रही है, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखिए डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो ही रहा है इससे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस के कारण भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स का इससे कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। अब यहाँ पर हमको इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम के लिए क्या सही है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कम है, लेकिन प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। ये होता है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो बेसिकली आपको मरीन
इकोसिस्टम में या मराइन इकोसिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी फिशेस पहले आती हैं, फिर कुछ छोटी फिशेस आती हैं और हमारे प्लैंकटन जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि बायोमास ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड किस में होता है, मराइन इकोसिस्टम में होता है। In case of which one of the following geochemical cycles, the weathering of rocks is the main source of released nutrients in entry of the cycle. तो किसी भी साइकिल के स्टार्टिंग में वेदरिंग ऑफ रॉक्स के सबसे बड़ा रिसोर्स सोर्स क्रिएट करती हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल में। तो वो कौन सा साइकिल है, तो आपको ध्यान रखना है फॉस्फोरस साइकिल में ऐसा होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फेट आयन होते हैं, फॉस्फेट आयन जो होते हैं वो यहाँ रिएक्ट करते हैं PO4 3-, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेट कर रहा है कि कार्बन के एमिशन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी कार्बन फुटप्रिंट की, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्लाइमेट रेफ्यूजीज के बारे में बात करी, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल याद कर लेना एज इट इज। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पर एक्ट्स आ गए हैं, तो आप लोग मुझे सही से क्रम बताएंगे कि कब हुआ। तो मैंने आपको कल ही बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, तो ये तो इससे मैच हो गया भाई। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, ये इससे मैच कर दिया हमने। फिर शेड्यूल कास्ट एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो एक्ट है वो कब आया था, तो ये याद रखेंगे बहुत रिसेंट में आया था 2006 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम की डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज यहाँ पर यूज की जाती है, तो यूज किया जाता है पाइक्नोक्लाइन। याद रखेंगे आप लोग, पाइक्नोक्लाइन यहाँ पर यूज किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज बाय, ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, तो बेनेट ने यूज किया था। इनकी बुक का नाम ही है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। कोई ऐसी कम्युनिटी जो अपना एंटायर सीक्वेंस ही चेंज कर देती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेर, SERE सीर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमने आज के डे 2 के 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जिस चीज की भी आप जानकारी चाहते हैं, ये जिस चीज का भी आप वीडियो चाहते हैं, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, तो हम वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और हमारे चैनल पर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके प्रीलिम्स के ओरिएंटेड हैं और लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा उसको यूज करके। तो आप वो सारे हमारे वीडियोज वो भी देखिए और चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम भी देख सकें कि CDS में कितने क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच।